हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट इन होम्योस्टेसिस फ्रॉम चैप्टर 15 होम्योस्टेसिस। इसमें पहले हम देखते हैं कि होम्योस्टेसिस क्या है। होम्योस्टेसिस जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है, जैसे होम्योस एंड स्टेसिस। होम्योस का मतलब होता है सेम एंड लाइक, और स्टेसिस मीन्स स्लोइंग डाउन और स्टॉपिंग। तो दोनों ही जो इसके कंपोनेंट वर्ड्स हैं, दे आर शोइंग के ये कोई ऐसा सिस्टम है जो कि आपको शो कर रहा है कि इसमें चीज़ें बहुत मतलब सिमिलर होती हैं और उसमें बहुत कम चेंज होता है, और वो मतलब ठहरी रहती हैं, या वो उसमें चेंज कम होता है और वो एक ही तरह की कंडीशन में रहती हैं। सो होम्योस्टेसिस जो है ये वर्ड हम यूज़ करते हैं टू डिफाइन द इंटरनल बॉडी कंडीशंस या एनवायरनमेंट। कांस्टेंट जो हमारी बॉडी है वो हमेशा कांस्टेंट रखने की कोशिश करती है। So this is basically a phenomena in which the internal body environment is kept nearly constant. वैसे आजकल जो कॉन्सेप्ट है वो हम नियरली कांस्टेंट का यूज़ नहीं करते। हम ये कहते हैं कि इसमें जो चेंजेस होती हैं वो बहुत ही नैरो रेंज में होती हैं, और उनको उसमें बहुत ज़्यादा वाइड जो है वो फ्लक्चुएशन या चेंजेस नहीं होती हैं, और इस तरह से जो सिस्टम है वो नियरली कांस्टेंट रखा जाता है। आपने सुना होगा, जैसे हम अक्सर बात करते हैं कि जो ब्लड है उसकी pH 7 होती है, या जैसे बॉडी टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल 37 होता है, लेकिन अगर उससे बढ़ जाए तो वो 38 39 जो कि थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, लेकिन नॉर्मली जो है वो बॉडी उसको 37 पे रखने की कोशिश करती है। तो ये जो 37 टेम्परेचर है या pH 7 है, ये आपका लाइक कांस्टेंट कह लो बॉडी कंडीशंस होती हैं, जिसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। तो हम इसको देखेंगे कि ऑर्गेनिजम्स इसको किस तरह से मेंटेन रखते हैं, और इसको हम एक्चुअली डिफाइन किस तरह से करते हैं। जब हम ऑर्गेनिजम्स में देखते हैं तो हर एक टाइप के ऑर्गेनिज्म के पास उनका स्पेसिफिक सेटअप होता है इंटरनल एनवायरनमेंट का, जो कि उनकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ मैच करता है या सूटेबल होता है। जैसे हम कोल्ड ब्लडेड और जो है वार्म ब्लडेड एनिमल्स की एग्जांपल्स पढ़ते हैं। जो ऑर्गेनिजम्स हैं या एनिमल्स हैं, दे रेजिस्ट चेंजेस इन देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट to and manage to keep the internal changes within very narrow range। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल्स बताई थी। सो होम्योस्टेसिस को हम कहते हैं कि इट इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जैसे नॉर्मल आपको एग्जांपल दी जाती है सर्दी की या गर्मी की, तो बाहर जो है टेम्परेचर बहुत वाइडली फ्लक्चुएट करता है। लाइक गर्मियों में 42 तक होता है, जबकि सर्दियों में आपके पास 5 तक चला जाता है। तो ये जो वाइड फ्लक्चुएशंस है, ये तो बॉडी इतना फ्लक्चुएट नहीं कर सकता, बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट जो है, तो वो उसको मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं बॉडी के अंदर। सो बॉडी किस तरह से ये चीज़ मेंटेन रख सकती है, तो उसको हम कहते हैं कि जी ऑर्गेनिज्म उसको मेंटेन करते हैं थ्रू देयर कंट्रोल सिस्टम। बॉडी के अंदर कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं जिसके थ्रू ये जो भी मैकेनिज्म्स होते हैं उनको मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। तो अब कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? कंट्रोल सिस्टम जब हम बात करते हैं तो इट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स: रिसेप्टर्स, कंट्रोल सिस्टम एंड द इफेक्टर्स। ठीक है, सो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स आर द ऑर्गन्स कह लें, ऐसे ऑर्गन्स या फिर ऐसे सेल्स होते हैं जो कि एनवायरनमेंट से स्टिमुलाई लेते हैं या वहाँ से असर लेते हैं, और फिर वो सेंट्रल सिस्टम को भेजते हैं जो कि कंट्रोल सिस्टम होता है, और वो उसको एनालाइज करके जो मैसेज है वो फिर ऑर्गन्स को या सिस्टम को भेजते हैं, जो कि फिर एक्ट करते हैं। सो एग्जांपल आपको यहाँ पर हम दे रहे हैं कि जिस तरह से टेम्परेचर होता है, हॉट या कोल्ड हो सकता है। तो हॉट टेम्परेचर में क्या होता है, स्किन इसको फील करती है या मैसेज जो है वो ब्रेन तक जाता है, जो कि कंट्रोल के तौर पे काम कर रहा है। ब्रेन जो है मैसेज एनालाइज करेगा और स्वेट ग्लैंड्स को जो है वो मैसेज भेजेगा, और स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाएंगे और पर्सपिरेशन स्टार्ट हो जाएगी या स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और फिर जब पसीना आता है तो फिर कूलिंग इफेक्ट आता है। तो इस तरह से ये जो है ये सिस्टम काम करता है। ठीक है, हॉट जब एनवायरनमेंट होगा तो कूलिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और बॉडी को कूल डाउन करने की कोशिश करेगा। इसी तरह से अगर बाहर कोल्ड है, टेम्परेचर जो है वो बहुत कम हो गया है, तो वो भी स्किन जो है उसको फील करेगी, ब्रेन तक टेम्परेचर जाएगा, एंड ब्रेन जो है वो मसल्स को एक्टिवेट कर देगा।
क्या मसल्स शिवर करना स्टार्ट कर देंगे, कामना शुरू हो जाएंगे, तो उससे जो है एक्टिविटी स्टार्ट हो गई ना बॉडी में, तो एक्टिविटी स्टार्ट हो गई तो उससे बॉडी जो है वो वार्म अप हो जाएगी, बॉडी में एटीपी जनरेट होना शुरू हो जाएगी, तो बॉडी वार्म अप हो जाएगी। सो बाहर कोल्ड है लेकिन बॉडी जो है वो अपना काम कर रही है और उसको जो उसका कांस्टेंट टेम्परेचर है 37 वो उस पर रखने की कोशिश कर रही है। सो इस तरह से जो कंट्रोल सिस्टम होता है वो अपने तीनों कंपोनेंट्स के साथ बॉडी का जो सिस्टम है या इन्वायरमेंट है उसको कांस्टेंट रखने की कोशिश करती है। और ऐसा सिस्टम जिसमें जो बाहर का सिस्टम, बाहर का इफेक्ट है या बाहर का जो भी कंडीशन है बॉडी उसके अगेंस्ट काम करती है, उसके ऑपोजिट काम करती है, तो उस चीज़ को हम नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। तो टेम्परेचर इज़ हॉट आउटसाइड, योर बॉडी वुड ट्राई टू कूल इट डाउन। तो इस तरह से हॉट का जो इफेक्ट है वो कूलिंग आ रहा है, जबकि कोल्ड का इफेक्ट जो है वो वार्मिंग अप आ रहा है। तो ये कंट्रोल सिस्टम तो है जस्ट टू गेट फीडबैक निज़ाम के तहत काम कर रहा है और इसको हम नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। सो अब हम देखते हैं कि जो आपकी बॉडी है उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं उन्हें रेगुलेट करने की कोशिश की जाती है। इसमें पहला तो टेम्परेचर है, टेम्परेचर विच इज़ कॉल्ड थर्मल रेगुलेशन। अभी आपने देखा सिस्टम में कि आपकी स्किन, आपके मसल्स, ब्रेन इसमें इन्वॉल्व होता है एंड दे ट्राई टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। इस तरह से फिर बॉडी में जो इंपॉर्टेंट और चीज़ें होती हैं, वाटर जो कि मतलब आपको पता है बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है, एक सॉल्वेंट के तौर पर काम करता है, तो इसलिए ये भी ज़रूरी है इसको रेगुलेशन करना। अगर बाहर बहुत ज़्यादा पानी हो गया है बॉडी के बाहर तो अंदर नहीं उसका उतना ज़्यादा होना चाहिए, जैसा कि हम मेरीन या फ्रेश वाटर एनिमल्स में देखते हैं। इसी तरह से आयंस जो हैं बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको बैलेंस करना, इनको रेगुलेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें बॉडी फ्लूइड्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, स्किन है, किडनीज हैं, ये जो चीज़ें हैं ये उसको रेगुलेट करने में अपना रोल प्ले करती हैं। इसी तरह से फिर एक और चीज़ जो है जिसे हम वेस्ट मटीरियल रिमूवल कहते हैं या उसको एक्सक्रीशन भी कहते हैं, जो आपको पता है बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है कॉन्स्टेंटली, तो उस मेटाबॉलिज्म के नतीजे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बनती हैं, जो वेस्ट मटेरियल होता है बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है, तो उसको बॉडी से बाहर निकालना भी ज़रूरी है। इस चीज़ को हम एक्सक्रीशन कहते हैं और ये भी रेगुलेट होती है। और इसमें आपके पास किडनीज रोल प्ले करती हैं, लंग्स हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में बनती है उसको निकालते हैं। इस तरह से एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट जो होते हैं वो स्किन के थ्रू रिमूव किया जाता है। तो ये आपकी इंटरनल रेगुलेशन की कुछ डिफरेंट टाइप्स हैं। इनको हम आगे जो है वो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह से जो डिफरेंट प्लांट्स हैं, डिफरेंट एनिमल्स हैं जो कि डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में रह रही हैं, वो किस तरह से इन मैकेनिज़म्स को या इन प्रोसेसेस को रेगुलेट करते हैं। अच्छा, ये तो अभी हमने पढ़ा जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, लाइक बॉडी की इंटरनल एनवायरनमेंट है जिसमें ऑर्गन्स जो हैं वो रोल प्ले करते हैं। इसी तरह से हम जानते हैं कि पूरी की पूरी जो बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी होती है। बॉडी के जो सेलुलर एनवायरनमेंट है आपकी, वो बॉडी को भी इफेक्ट करती है। तो इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट जो है वो किस तरह से मतलब ये सारे काम करती है। तो सेल जो है वो भी आपको पता है एक लिविंग एंटिटी है, उसके भी अपने प्रॉपर पूरे के पूरे फंक्शंस होते हैं। जिस तरह से बॉडी को वाटर एंड आयंस को मेंटेन करने की ज़रूरत होती है, इसी तरह से सेल भी वाटर एंड आयंस को बैलेंस करता है। और इसके अलावा एडिशनल सेल्स में जो है वो मेटाबोलाइट्स हो सकते हैं, डिफरेंट हार्मोन्स हो सकते हैं जिनको वो कॉन्स्टेंटली मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। सो सेल भी जो है वो पता है नियरली लाइक सेल साथ साथ प्रेजेंट होते हैं। तो सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो इनसाइड है वो इंट्रासेलुलर होगा, और जो दो सेल के दरमियान जगह है या जिसको हम सराउंडिंग्स कहते हैं सेल की, उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट कहेंगे। और इसी तरह जैसे सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें कंट्रोल सिस्टम प्रेजेंट होते हैं जो कि सेलूल्स को, मेटाबोलाइट्स को पास होने देते हैं। इसी तरह से वाटर जो है इनर एंड आउट मूव करता है, तो ये भी कंट्रोल सिस्टम इसमें भी काम करता है। सो ओवरऑल अगर आप देखते हो होम्योस्टेसिस को, तो उसमें क्या है, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसमें जो फ्लक्चुएशंस होती हैं वो बहुत वाइड रेंज में होती हैं। मैंने आपको टेम्परेचर की एग्जांपल दी। लेकिन ये आपका पूरा बॉडी है, ठीक है, जिसमें ये कंट्रोल सिस्टम्स काम कर रहे हैं, जिसके आपने 3 कंपोनेंट्स पढ़े हैं। इफेक्टर्स होते हैं, आपके पास रिसेप्टर्स होते हैं, फिर कंट्रोल सिस्टम होता है एंड फिर इफेक्टर्स होते हैं। ऐसा से बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं जिनको हम इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट कहते हैं, और बॉडी की तरह इंट्रासेलुलर जो एनवायरनमेंट है या स्पेस है वो भी अपने आप को उसी तरह से मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं, अपना जो इनर एनवायरनमेंट है उसको कांस्टेंट रखने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज़ योर होम्योस्टेसिस, जिसमें आपने देखा होम्योस्टेसिस क्या होती है। और
उसको किस तरह से मेंटेन किया जाता है। कंट्रोल सिस्टम्स देखे जो कि बॉडी में भी होते हैं, जो सेलुलर इन्वायरमेंट में भी होते हैं, और इसके अलावा आपने देखा कि इसमें जो बॉडी है उसमें कौन कौन सी टाइप्स की रेगुलेशंस होती हैं, या कौन कौन से इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं बॉडी के जो कि उसमें रेगुलेट किए जाते हैं। नेक्स्ट हम जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे।